आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक क्रियाओं के बारे में बता रहे थे। हम एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक क्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत हमने बता दिया था आप लोगों को ऐसी क्रियाएं जो एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक क्रियाओं में समानता प्रदर्शित करती हैं। अब आज आपको बताया जाना है या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ऐसी क्रियाएं जो एल्डिहाइड और कीटोन की भिन्नता क्रियाएं हैं। मतलब कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है कीटोन नहीं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कीटोन प्रदर्शित करता है एल्डिहाइड में। इसके अंतर्गत हमने आप लोगों को 3-4 क्रिया बता दी है। जैसे हमने बताया था आपको ऑक्सीकरण बताया था, उसके बाद बताया गया था कैनिजारो क्रिया, फिर टिसनको क्रिया, फिर अमोनिया के साथ क्रिया। ये सारी क्रियाएं बता दी गई थी। अब आपको बताया जाएगा बहुलीकरण, एल्डिहाइड और कीटोन का बहुलीकरण बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले जानिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं में समानता, अभिक्रियाओं में समानता, भिन्नता पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाओं में क्या पढ़ रहे हैं? भिन्नता। समानता तो हमने पढ़ लिया है, भिन्नता पढ़ रहे हैं। भिन्नता के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं बता दी गई हैं, बहुत सारी क्रियाएं बताई गई जिनमें आप लोगों को बताया गया ऑक्सीकरण बताया गया है, कैनिजारो क्रिया बताई गई है, टिसनको क्रिया बताई गई है, अमोनिया के साथ क्रिया बताई गई है। इन सारी क्रियाओं के बारे में चर्चा कर लिया गया है। और आज पढ़ना है आप लोगों को कौन सा? बहुलीकरण। क्या पढ़ना है? बहुलीकरण। बहुलीकरण को क्या बोलते हैं? पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन। देखिए अगर बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बहुलीकरण की, तो बहुलीकरण की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, कीटोन नहीं। बहुलीकरण की क्रिया कौन सा प्रदर्शित करता है? एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, कीटोन नहीं प्रदर्शित करता है। किस तरीके से इसका बहुलीकरण होगा? एल्डिहाइड श्रेणी के अंतर्गत द्वितीयक सदस्य होता है कौन सा? आपका एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड होता है। एस्टल्डिहाइड के 3 अणु, एस्टल्डिहाइड के 3 अणु CH3CHO, इसके 3 अणु। अच्छा, एस्टल्डिहाइड में क्या डाल देते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल देते हैं, H2SO4 की कुछ बूंदे डाल देते हैं, H2SO4 की कुछ बूंदे डाल देते हैं, वो भी साधारण ताप पर, सामान्य ताप पर। साधारण ताप पर एल्डिहाइड में H2SO4 की कुछ बूंदे डाल देते हैं। तो एल्डिहाइड के अंतर्गत आपका जो एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड के 3 अणु आपस में संयुक्त होकर के पैरा एल्डिहाइड का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पैरा एल्डिहाइड बनाते हैं। मतलब बनाएंगे क्या? आपका CH3CHO का होल थ्राइस पैरा एल्डिहाइड बनाएगा। ये तो बहुलीकरण की पहली प्रोसेस है। दूसरी क्रिया देखते हैं बहुलीकरण की। एल्डिहाइड में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे न डाल करके हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल देते हैं। एल्डिहाइड में साधारण ताप पर 0 सेंटीग्रेड ताप पर, एल्डिहाइड में 0 सेंटीग्रेड ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे न डाल करके किसकी बूंदे डाल देते हैं? HCl की बूंदे डाल देते हैं। तो 4 अणु उसके संयुक्त हो जाते हैं। CH3CHO के कितने अणु संयुक्त हो जाते हैं? 4 अणु संयुक्त हो जाते हैं Cl की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो मेटा एल्डिहाइड बन जाता है। बन जाता है क्या? आपका CH3CHO का होल 4, CH3CHO का होल 4। और इसे बोलते क्या है हम? मेटा एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड है ना, मेटा एल्डिहाइड या मेटा एस्टल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड बोला जाता है। मेटा एल्डिहाइड है। ये क्या आपका? पैरा एल्डिहाइड है। क्या है? पैरा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये तो बहुलीकरण हुआ, लेकिन ये किसका बहुलीकरण हुआ? ये आपका एल्डिहाइड का बहुलीकरण हुआ। बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन बहुलीकरण प्रदर्शित नहीं करता। कीटोन बहुलीकरण अभिक्रिया नहीं करता, बहुलीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। विशेष ध्यान में रखिएगा, कीटोन बहुलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो एल्डिहाइड की बहुलीकरण का देखा जाए तो क्या होता है? साधारण ताप पर एल्डिहाइड में, एस्टल्डिहाइड में H2SO4 की कुछ बूंदे डालते हैं तो पैरा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जबकि 0 सेंटीग्रेड ताप में एल्डिहाइड में सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल देते हैं तो मेटा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। मेटा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये भी बहुलीकरण की अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, और जबकि कीटोन बहुलीकरण नहीं करता। बहुलीकरण जानते हैं किसे कहा जाता है? जब 2 या 2 से अधिक अणु आपस में मिलकर के बड़े अणुओं का निर्माण करें, एक लंबी श्रृंखला वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? बहुलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए इसमें 3 अणु मिल रहे हैं, तो इसमें क्या मिल रहे हैं? 4 अणु मिल रहे हैं। नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन बहुलीकरण।
अगला देखिए, अगला आपको पढ़ना है एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया पढ़नी है? एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। पढ़िए, अगला पढ़ना है आप लोगों को। नंबरिंग करते रहिएगा आप लोग, कौन सा नंबर है? एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल का सामान्य फार्मूला हमने बताया आप लोगों को, शायद 6वां या 7वां नंबर होगा जी। एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया, एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल का सामान्य फार्मूला आप जानते होंगे, ROH। एल्कोहल होता है, इसके अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं हम? एल्डिहाइड के साथ कराते हैं। एल्डिहाइड के अंतर्गत किसके साथ? RCHO के साथ कराते हैं। किसका? ROH की अभिक्रिया करा देते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाता है? देखो, R-OH लिखिए, ROH लिखिए, बात एक ही है। R- से दिखाता है किसके, इससे अलग है ना। ये बन जाएगा क्या आपका, जानते हैं? एक OH समूह बनेगा, एक OH समूह बनेगा जिसे बोला जाता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल यौगिक का निर्माण होता है। किस तरीके से बनता है? देखिए, RCH ऐसे रहेगा, RCH यही है, फिर OH बन जाएगा। क्या बनेगा आपका? OH, फिर OR- का निर्माण होता है। बट यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? HCl की उपस्थिति में होती है। इसे बोला जाता है हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल बोला जाता है। हेमी एसिटल का निर्माण होता है। फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं हम? ROH के साथ करा देते हैं। एल्कोहल के साथ पुनः करा दिया जाता है इसकी अभिक्रिया। तो क्या बन जाता है? OH और H निकल जाएगा क्या आपका? H2O। देखिए, OH यहां से निकलता है, H यहां से निकलता है, निकल जाता है क्या आपका? H2O। और फिर क्या बन जाता है? R- लिख रहे हैं तो R ही R लिख लीजिए। देखिए क्या बन जाएगा? RO का होल ट्वाइस। तो बनेगा क्या आपका? देखिए, RCH तो ऐसे कैसे रहेगा? OH और H बना लेगा क्या आपका? H2O। RO यहां भी है, RO यहां भी है, मतलब बनेगा क्या? OR का होल ट्वाइस। इसे बोला क्या जाता है? एसिटल। क्या बोलते हैं? एसिटल बोला जाता है। देखिए, अब कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड के अंतर्गत महत्वपूर्ण एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड लेते हैं। एस्टल्डिहाइड की बात करते हैं, CH3CHO। इसके अभिक्रिया C2H5OH के साथ करा दें। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। HCl की उपस्थिति में करा दें तो O और H बन जाएगा क्या आपका? OH बन जाएगा ना। देखिए, O और H बन जाएगा आपका OH, मतलब बनेगा क्या आपका? देखिए, CH3 CH, फिर OH, फिर O C2H5। लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगी? HCl के प्रेजेंस में। और फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं हम? C2H5OH के साथ पुनः करा देते हैं। तो क्या बन जाएगा? OH और H निकल जाएगा क्या आपका? H2O निकल जाएगा। और फिर क्या प्राप्त होगा? देखिए, C2H5O का होल ट्वाइस, मतलब बनेगा क्या आपका? CH3CHO C2H5 का होल ट्वाइस। अच्छा, इसका नाम क्या क्या होगा? इसे बोला जाएगा हेमी एसिटल, दूसरे को बोला जाएगा डाई एथिल एसिटल। ये क्या है आपका? हेमी एसिटल। एसिटल इसे बोलते हैं क्या हम? डाई एथिल एसिटल। डाई एथिल एसिटल का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये तो क्या था आपका? एल्डिहाइड था। लेकिन बात करते हैं किसकी? कीटोन की। कीटोन एल्कोहल के साथ एसिटल नहीं देता है। एल्कोहल के साथ क्या नहीं देता है? एसिटल नहीं देता, मतलब ये क्रिया वो नहीं करता। यह क्रिया करता सिर्फ कौन सा है? कीटोन करता है, सॉरी एल्डिहाइड करता है, कीटोन क्रिया नहीं करता। समझ गया ना? अच्छा, हम लिखाएंगे भी तो आपको इसमें क्या लिखाएंगे? यही लिखाएंगे कि एल्डिहाइड HCl की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ अपकृत होकर के हेमी एस्टर बनाता है, और एल्कोहल के अधिक में क्या बना लेता है? एस्टर का निर्माण कर लेता है। बस यही तो लिखाएंगे। अब वो चीजें आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है, वो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है? लिखी गई हैं, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन नोट कर लीजिए बस। अगला देखते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया में भिन्नता के अंतर्गत एल्कोहल के साथ क्रिया आप लोगों ने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला बताइए, तब उसके बाद नाइट्रस अम्ल बताइए। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला
HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, जबकि HNO2 क्या होता है? नाइट्रस अम्ल होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया किसके साथ कराई जानी है? नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जानी है। किसके साथ? नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया बात करते हैं। नाइट्रस अम्ल होता है क्या आपका? HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है। इसकी क्रिया करा देते हैं किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहली बात तो ये जानिए कि एल्डिहाइड इसके साथ क्रिया करता नहीं है। HNO2 के साथ एल्डिहाइड क्रिया करता नहीं है, तो करता कौन सा कंपाउंड है आपका? कीटोन। कीटोन के अंतर्गत एसीटोन करता है। एसीटोन की बात करते हैं CH3COCH3। इसकी क्रिया HNO2 के साथ होती है। HNO2 के साथ होती है, तो क्या कैसे क्रिया होती है? देखिए यहाँ पर, यहां से निकलेगा H2, यहां से निकलेगा O, H2O। और देखिए यहाँ पर बचा क्या? इस कार्बन की वैलेंसी कितनी खाली हुई? 2 खाली हुई ना, इसलिए ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब बनाएगा CH3 CO CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर है क्या? O और H। NOH का निर्माण होता है, इसे बोला जाता है ऑक्सिमिनो एसीटोन। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सिमिनो एसीटोन का निर्माण होता है, ऑक्सिमिनो एसीटोन बनता है। ध्यान दीजिएगा, एसीटोन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, यहाँ से H2 निकलता है, यहाँ से O निकलता है, और बन जाता है क्या आपका? H2O, और यहाँ पर बन जाता है NOH, और जाकर के ये एसीटोन के साथ ही जुड़ जाता है, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना करके इसको बनाते हैं। बनता है क्या आपका? ऑक्सिमिनो एसीटोन का निर्माण होता है। क्या बनता है? ऑक्सिमिनो एसीटोन बनता है। समझ गए ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये क्या था आपका? एसीटोन था ना? क्या था? एसीटोन था। लेकिन कीटोन की बात करते हैं, सॉरी देखिए कितना गलती कर रहे हैं। एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। एल्डिहाइड HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कतई नहीं करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला आपको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। इसके साथ अभिक्रिया पढ़ना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CaCl3। ये क्या है? एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। क्लोरोफॉर्म एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। हमने बताया था ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किसके साथ करा दिया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। कई बार बताया गया इस चीज को, इस अभिक्रिया को, और बताया भी गया भैया हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है, आयोडोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है, ब्रोमोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है। बस इतना अंतर रखोगे कि जहां पर क्लोरीन लगा रहे थे वहीं पर क्या लगा दोगे? ब्रोमीन आयोडीन लगा दोगे, तो ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म बन जाता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में इतने जानकारी बहुत है। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि एक निश्चेतक पदार्थ होता है, अर्थात किसी व्यक्ति को सुना देने पर निश्चेत हो जाता है, निश्चेतना उत्पन्न होती है, अस्थायी निश्चेतना उत्पन्न होती है, बेहोशी जिसे कहा जाता है। चलिए, अब इसी एक क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ कराते हैं हम? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता नहीं है। एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए, अब तक जो अभिक्रिया बताई जा रही थी वो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया हो रही थी, कीटोन के साथ नहीं हो रही थी। अब जो क्रियाएं बताई जा रही है ज्यादा से ज्यादा कीटोन के साथ हो रही है, एल्डिहाइड के साथ नहीं हो रही है। तो अगला 9 नंबर होगा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। क्लोरोफॉर्म से क्रिया किसकी क्रिया? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। एल्डिहाइड तो करता नहीं है, करता कौन सा है? कीटोन। कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन ऐसे बनेगा CH3 डबल बॉन्ड कीटोन होता है। इसके क्रिया किसके साथ करा देते हैं हम? क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 होता है, CHCl3 होता है। बहुत आसान सा कंपाउंड बनेगा, आपने बनाया भी होगा शायद इसको रिएक्शन करके। OH बन जाएगा। एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है और OH का निर्माण हो जाता है, और CCl3 इस कार्बन के साथ सीधे जाकर के जुड़ जाता है। मतलब बनाएगा क्या आपका? यहाँ से CH3 बांध
बॉन्ड CH3, फिर क्या बनेगा आपका बॉन्ड OH बॉन्ड CCl3, इसे बोलते हैं क्या है क्लोरीटोन। क्या कहते हैं क्लोरीटोन का निर्माण होता है, क्लोरीटोन बनता है। कई बार बताया गया होगा रिएक्शन को क्लोरीटोन, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एल्डिहाइड यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, एल्डिहाइड यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। समझ रहे हैं कि नहीं? एल्डिहाइड अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, इसे क्लोरीटोन बोला जाता है। नोट कर लीजिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंतर्गत आता है क्लोरीटोन। अगला पढ़ना है आप लोगों को पीने काल में अपचयन। पीने काल में अपचयन मतलब कि पीने काल बनता है, पीने काल के दौरान अभिक्रिया नहीं कराई जानी है, पीने काल का निर्माण होता है, अपचयन होता है। अपचयन होगा तो क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन होता है मतलब कि ऑक्सीकरण होता है तो क्या ऐड होता है ऑक्सीजन, यही तो ऐड होता है। अच्छा ऑक्सीकरण अपचयन की बात करते हैं, बात आई है थोड़ा सा इसके बारे में समझ जाइए। ऑक्सीकरण और फिर दूसरा होता है क्या अपचयन। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में कितनी कितनी चीजें हो सकती हैं ये बताइए। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या हो सकता है? पहला क्या हो सकता है ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण होना। ध्यान दीजिएगा, ओनली वन ऑक्सीजन की बात नहीं करोगे, ऑक्सीजन की बात नहीं करोगे, ऑक्सीजन व कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, इन सब का ग्रहण करना। ऑक्सीजन भी ऋण विद्युतीय तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ना। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों का ग्रहण करना। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एक बार में ऑक्सीकरण बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहीं से ही कौन कौन सा ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन या कौन सा ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या करना ग्रहण करना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का ग्रहण करना। दूसरा क्या हो सकता है ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करना, ये भी हो सकता है। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का त्याग करना, हाइड्रोजन या कौन सा धन विद्युतीय तत्वों का क्या करना त्याग करना, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है सब। और अगला क्या हो सकता है, अगला क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, हो सकता है कि नहीं, बताया गया इलेक्ट्रॉनों का क्या करना त्याग करना। और क्या हो सकता है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, वृद्धि होना भी तो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और क्या हो सकता है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना वृद्धि होना। एलिमेंट में सब बताया गया आप लोगों को, ये चार चीजें हो सकती हैं तब ऑक्सीकरण हो सकता है। चारों में से कोई एक हो, पहला कौन सा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, दूसरा क्या था हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करना, तीसरा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, चौथा क्या होता है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। इतनी सारी प्रक्रिया होती है, तो कौन सी प्रक्रिया होती है आपकी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से ये दोनों प्रोसेस कौन सी संकल्पना है पुरानी अवधारणा है, ये दोनों पुरानी अवधारणा है, जबकि ये दोनों कौन सी आपकी आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा। जबकि अपचयन की बात करते हैं, अपचयन इसका ठीक विपरीत हो जाएगा। विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहे हैं ग्रहण हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व क्या होंगे त्याग किए जाएंगे। मतलब कौन सी प्रक्रिया होगी आपकी ऑक्सीजन या कौन सा ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या करना त्याग करना। और दूसरा क्या हो सकता है हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का ग्रहण करना। कौन कौन सा हाइड्रोजन या कौन सा धन विद्युतीय तत्वों का। अच्छा धन विद्युतीय तत्व किसे कहते हैं, तत्वों का ग्रहण करना। धन विद्युतीय तत्व किसे कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स।
जो इलेक्ट्रॉन तय करके धनायन बनाते हैं धन विद्युत तत्व कहलाते हैं जी। मेटल्स जितने भी हैं, मेटल जितने भी हैं वो धन विद्युत तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अगला क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ त्याग करना था ऑक्सीकरण, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। कौन सी प्रक्रिया, अपचयन। अगला देखिए, अगला देखिए, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना तो ऑक्सीकरण, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना तो अपचयन। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना, कमी होना। कौन सी प्रक्रिया हो जाता है, अपचयन की प्रक्रिया हो जाता है। अच्छा ये बताइए, जो पदार्थ इतनी सारी प्रक्रियाएं करेगा, जो कोई भी इतनी सारी प्रक्रियाएं करेगा, उसे क्या कहेंगे, कौन क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ कहेंगे। वेरी गुड, क्या कहेंगे उसे हम, अपचायक, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। और जो पदार्थ ये सारी प्रक्रियाएं करेगा, मतलब अपचयन करेगा, उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीजें समझ गए ना, ऑक्सीकरण रिडक्शन की ये चीजें मूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप कभी भी कहीं भी कोई भी पूछता है, कहीं भी कोई क्वेश्चन बनता है, इस पर आप लोग दिमाग में रखिएगा। इतनी सारी प्रक्रियाएं होगा तो ऑक्सीकरण, इतनी सारी प्रक्रियाएं होगी तो अपचयन की प्रक्रिया होगी। समझ पा रहे हैं ना, ऑक्सीकरण अपचयन समझ गए ना। अच्छा, जो इतना सारा करेगा, जो इतनी सारी प्रक्रिया करेगा, ये सारी प्रक्रिया करेगा, वो कहेंगे हम अपचायक होगा। या कहेंगे एक पदार्थ अपचायक है, ये भी कह सकते हैं एक पदार्थ क्या है, अपचायक है। वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, पहले क्या कर सकता है, ऑक्सीजन या विद्युत तत्व का त्याग कर सकता है, सॉरी ग्रहण कर सकता है, ऑक्सीजन या विद्युत तत्व को ग्रहण कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, हाइड्रोजन धनवृत्ति का त्याग कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। चौथा क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर सकता है। समझ गए कि नहीं। इस तरीके से कहा जाए कोई भी पदार्थ ऑक्सीकारक है तो क्या कर सकता है, जितनी अपचयन की प्रक्रिया है वो समस्त को कर सकता है, जितनी अपचयन की प्रक्रिया है सबको कर सकता है। समझ गए ना। अब ऑक्सीकरण अपचयन कभी मत भूलिएगा, ऑक्सीकरण अपचयन में इतना है। और ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा हमने आपको इलेक्ट्रॉन संकल्पना, ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना बहुत विस्तार से पढ़ाया है। वो तो बहुत 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 पुरानी बातें हो गई, आप लोगों के लिए इतनी पुरानी हो गई, इतनी पुरानी हो गई कि पता नहीं होगा कब पढ़े थे ना। कहां तक पढ़ा, क्या पढ़ाया जाना था, पिनेकॉल में अपचयन ना। एक एक से नोट देख लीजिए, पिनेकॉल में अपचयन ही पढ़ लीजिए बस, 10 नंबर होगा। कौन सा होगा, पिनेकॉल में अपचयन, अपचयन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। अभी भी हमने बताया, देखिए एसीटोन होता है CH3 बांड C बांड CH3 डबल बांड O, एसीटोन के 2 अणु O बांड C बांड CH3 बांड CH3, एसीटोन का एक अणु। सोडियम अमलगम की उपस्थिति में, सोडियम अमल मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में, मैग्नीशियम अमलगम, अमलगम जानते हैं ना, मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में क्या होता है, इसका अपचयन हो जाता है, हाइड्रोजन का ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जानते हैं पिनेकॉल का निर्माण करता है किस तरीके से, O और H OH बना लेगा, O और H OH बना लेगा, और दोनों कार्बन परमाणु जाकर के इसके साथ में जुड़ जाएंगे, और एक OH समूह इसके साथ में और एक OH समूह इसके साथ में जुड़ जाएगा। मतलब बनेगा कैसा कंपाउंड, देखिए CH3 बांड C बांड CH3 और बांड OH, फिर बांड C बांड CH3 बांड OH, OH यहां से बन जाएगा और बनाएगा क्या आपका बांड C बांड CH3 बांड CH3 से बोलेंगे क्या हम, पिनेकॉल। जल्दी जल्दी हो गया, एक मिनट जल्दी। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा आपका CH3, इसे बोल देंगे क्या हम, पिनेकॉल। गलती हो गई भाई, जल्दी जल्दी में, इसे क्या बोलते हैं हम, पिनेकॉल। समझ गए ना, देखो समझ गए ना। एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। अब कोई अभिक्रिया नहीं बची है। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, ओनली वन रिवीजन करना है। रिवीजन कर लीजिएगा एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं के अंतर्गत। फिर हम क्लास से आपको पढ़ाएंगे क्या, एल्डिहाइड श्रेणी का प्राथमिक सदस्य फॉर्मल्डिहाइड के उपयोग, एल्डिहाइड श्रेणी के द्वितीयक सदस्य एस्टल्डिहाइड के उपयोग, और एल्डिहाइड कीटोन श्रेणी का प्राथमिक सदस्य एसीटोन का उपयोग पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं C6H5CH2, इतनी चीजें पढ़ाई जाएगी। लेकिन पिनेकॉल में अपचयन इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।